आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और आप सोच रहे हैं कि उसको डीसी वैल्यू पे शो करना है या जिस वैल्यू पे टैक्स दिया उस वैल्यू पे शो करना है, या आप क्या सोच रहे हो कि मैंने मार्केट वैल्यू पे शो करना है। तो किस वैल्यू पे प्रॉपर्टी आप जब बाय करते हो आपने उसको शो करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। इस वीडियो में कंप्लीट में आपको ये प्रोसेस है, इस टेक्निकल सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट, पाकिस्तान का नंबर 1 टैक्स अवेयरनेस चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसमें दो वैल्यूज होती हैं जो पाकिस्तान में प्रैक्टिकल चल रहा होता है। एक होती है मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो एक्चुअल में बायर और सेलर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। एक होती है डीसी वैल्यू प्लस एफबीआर वैल्यू भी आप उसको बोल सकते हो, जिस वैल्यू पे आपकी टैक्सेशन होती है, जो आपका टैक्स होता है, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है 236 के का या 236 सी का, या जो आपकी ड्यूटी उस पर कैलकुलेट होती है, कोई म्यूनिसिपल की कमेटी की फीसेज होती हैं उस पर वो कैलकुलेट होती हैं। तो ये जो वैल्यू होती है ना, उसमें डीसी वैल्यू होती है छोटे शहरों में, बड़े शहरों में एफबीआर की वैल्यूएशन आई हुई है तो वो होती है। और एक मार्केट वैल्यू होती है जिस पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉपर्टी है जिसकी डीसी वैल्यू या एफबीआर की वैल्यू जो है वो 8 मिलियन है, 80 लाख है, लेकिन आप मार्केट वैल्यू उसकी अगर देखें जो आपकी एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो रही है वो है 1 करोड़ 20 लाख। मतलब ये कि एक्चुअल में आप वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की परचेज कर रहे हो, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो वैल्यू लग रही है, जिस अमाउंट पे आपकी टैक्सेस और अकाउंट फॉर हो रहे हैं, टैक्सेशन हो रही है, वो 8 मिलियन है। तो अब होगा ये कि एफबीआर के रिकॉर्ड में जब आप एमआईएस में जाके अपनी चेक करेंगे ना, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि जिस भी साल में आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करोगे ना, तो एफबीआर के रिकॉर्ड में वो चीज़ आ जाती है। आपने यहाँ पे आके जो भी साल में आपने जिस साल में भी प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, ये जो मतलब 2024 25 23 में 25 में 26 में, तो वो यहाँ पे जैसे ईयर लिखोगे सर्च करोगे, वो जो भी ट्रांजेक्शन होगी यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके ऊपर जो टैक्स कटा होगा ना, वो आपका 80 लाख के हिसाब से 8 मिलियन के हिसाब से कटा होगा, जबकि आपने एक्चुअल पेमेंट की होगी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब हमने शो कितनी वैल्यू करनी है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, इन दोनों वैल्यूज को आपने नहीं देखना, आपने एक तीसरी चीज देखनी है। आपने ये देखना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कितनी अमाउंट का अवेलेबल है। जो आपका स्टाम्प हुआ है आपस में, जाहिर रजिस्ट्री से पहले एक स्टाम्प होता है हमारा, स्टाम्प पेपर पे जो वैल्यू लिखी जाती है, एग्रीमेंट होता है जिनमें जिसमें आपके पार्टीज के विटनेसेस के जो है वो साइन और अंगूठे लगते हैं। तो आपने उसके ऊपर वैल्यू देखनी है कि उसके ऊपर कितनी वैल्यू लिखी है। अगर आपने उसके ऊपर वैल्यू लिखी है 1 करोड़ 20 लाख, तो फिर आप अपनी वेल्थ में 1 करोड़ 20 ही शो करोगे। आप 80 लाख शो नहीं करोगे कि टैक्स 80 लाख पे हुआ, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट 1 करोड़ 20 लाख का ही है, तो आपने वही शो करनी है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी 80 लाख का है, ठीक है, एक्चुअल में आपने 1 करोड़ 20 पे किया है, टैक्स भी 80 लाख पे हुआ है, और एग्रीमेंट भी आपने 80 लाख पे बनाया हुआ है, और वो जो चीज बाकी जो अमाउंट है वो ऑफ द रिकॉर्ड पता है हमें कि जी हमने इतने की ली और हमने इतनी पेमेंट की है, तो फिर आपने अपनी जो वैल्यू है ना इनकम टैक्स रिटर्न में, वो आपने 80 लाख ही शो करनी है, फिर आपने 1 करोड़ 20 लाख शो नहीं करनी। मतलब ये आपने जो वेटेज देनी है ना ज्यादा, वो देनी है डॉक्यूमेंट को। वो इसलिए कि जब एफबीआर पूछेगा ना सेलर से या बायर से कि जी ये प्रॉपर्टी आपने परचेज की है तो इसका हमें एविडेंस दें, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि जी आपका टैक्स 80 लाख पे जमा हो गया था तो 80 लाख की आपने शो कर दी तो ठीक है। वो आपसे स्टाम्प पेपर मांगेगा, वो उसकी कॉपी मांगेगा कि मुझे डॉक्यूमेंट की कॉपी दें। तो जो डॉक्यूमेंट्री वैल्यू होगी ना, आपने वो शो करनी है। इवन कि अगर डॉक्यूमेंट्री वैल्यू कम भी हो और आपका स्टाम्प पेपर भी कम वैल्यू का, फर्ज किया इसमें मतलब 80 लाख उसकी एफबीआर की वैल्यू थी, लेकिन किसी वजह से मार्केट वैल्यू जो है ना उसकी वो 50 लाख है, हमने एक्चुअल ट्रांजैक्शन ही 50 लाख की है, और स्टाम्प पेपर भी 50 लाख का है, तो फिर आप 80 लाख नहीं शो करोगे कि इस वजह से कि जो उस पर टैक्स 80 लाख पे हुआ। आपके पास क्योंकि स्टाम्प पेपर पे वो 50 लाख है, उसकी ही पेमेंट हुई है, तो आपने अपनी वैल्यू 50 लाख ही शो करनी है। ये याद रखिएगा मेरी चीज बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आगे बड़ी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा लेगी। जो सिंपल सी मैं आपको चीज बता रहा हूं, ये कोई भी आपको डिस्कस नहीं करेगा, लोग आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे, काम की बात कोई नहीं बताएगा कि भाई ये इसलिए ऐसे करनी है। क्योंकि जब भी एफबीआर का नोटिस आया, उसने आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगना है कि जी आपने ये प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट में आपने इतने की डिक्लेयर की हुई है, मुझे इसका प्रूफ दे, तो आपने वो स्टाम्प पेपर उनको देना है, उसकी कॉपी देनी है कि देखें जी ये हमने इतने की ली थी। इसमें एक और चीज आपने जहन में रखनी है, जितनी वैल्यू आपने स्टाम्प पेपर पे लिखी हुई है ना, उतनी वैल्यू आपने बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर करनी है। ये आप समझ लें, आपको मैं वो बात बता रहा हूं जो कंसल्टेंट नॉर्मली नहीं बताते। अगर आपने फर्ज किया एक प्रॉपर्टी 80, चले हम कहते हैं जी 80 लाख उसकी डीसी वैल्यू थी, एफबीआर की वैल्यू थी, हमने वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की ली थी और स्टाम्प पेपर पे भी 1 करोड़ 20 था, तो आपने अब 1 करोड़ 20 जो है ना उसको बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है।
उसको पे ऑर्डर के थ्रू ट्रांसफर करना है, क्रॉस चेक के थ्रू ट्रांसफर करना है। अगर आपने उसको कैश के थ्रू पेमेंट कर दी तो फिर आप फंस जाओगे और फिर आपको बहुत मसला होगा, फिर ये मामला बड़ा खराब हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, अगर आपने कोई बयाना देना है, कोई 5-10 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए, वो चीज मानी जा सकती है कि जिसके अंदर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बयाना था, एडवांस थी, वो हमने कैश में दी थी, बाकी हमने ये पे ऑर्डर के थ्रू दी है। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजैक्शन करनी है, स्पेशली ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 40 लाख से ज्यादा हो, 40 लाख से कम की अगर कोई प्रॉपर्टी हो ना तो वो कैश में भी चल जाती है, लेकिन फिर भी उसकी भी कोशिश करें आप बैंक टू बैंक करें। लेकिन 40 लाख तक जो है ना वो थोड़ा सा आप कह लें एक्सेप्शन है, थोड़ा सा रिलैक्स है। लेकिन उससे ऊपर की अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो तो आपने कभी गलती से भी कैश में पेमेंट नहीं करनी, ना लेनी है, वरना आप फंस जाओगे, आपसे वो चीज़ें जस्टिफाई नहीं होंगी। फिर वो 111 का नोटिस आएगा, 122 का आएगा, ऑडिट खुलेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये वीडियो जस्ट मैंने आपको एजुकेट करने के लिए बनाई थी ताकि लोगों का ज़्यादा लॉस ना हो, नोटिस ना आए और आपकी वर्किंग स्मूथली चलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाह रहे हो टैक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।